Hello children, today I am going to teach you history class 7 lesson 2nd. The name of the lesson is New Kings and Kingdoms. During the period of 7th to 12th century, many new kings came into force in Indian subcontinent. Many new dynasties emerged in different parts of the Indian subcontinent. These different kings or dynasties were Gurjara Pratihara and Chahmana or Chauhan in West and North India. Rashtrakuta, Chola, Chalukyas, Pallava in South and East India. These were the major dynasties who ruled over Indian subcontinent. फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. बाय द 7th century we see that many big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent existing kings often acknowledged them as their subordinate or samantas. ये किंग्स थे, उनके अंडर में उनके सबॉर्डिनेट और सामंत हुआ करते थे. द वर्क ऑफ द सामंताज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल and they expected to bring a gift for their kings or overlords. ये सामंत लोग राजा के लिए जनता से टैक्स कलेक्ट करते थे और दूसरे कुछ गिफ्ट्स भी राजा को प्रोवाइड करवाते थे. Gradually, these samantas gained power and wealth. कुछ परसेंट वो अपने पास भी रखते थे, जनता से लिया हुआ टैक्स अपने पास भी रखते थे और उनके पास में थोड़ी बहुत सेना भी होती थी. ग्रेजुअली दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ एंड समटाइम्स दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंता. Or we see that they themselves Mahamandaleshwara, the great lord of a circle, ये वो उपाधि धारण करते थे. Sometimes they asserted their independence from their overlords. और ग्रेजुअली जब वे देखते कि उनके पास में बहुत अच्छी सेना भी है और उनके पास में पावर शक्ति का उन्होंने कलेक्शन कर लिया है, पावर में आ चुके हैं और वे इस बात से अंदाज़ा लगा देते थे कि वो राजा से भी अधिक ताकत रखते हैं. तो समटाइम्स व्हाट हैपन दैट दे decided to fight his overlord. जो राजा के अंडर कंट्रोल में वे सामंत या महासामंता की तरह वर्क करते थे, तो उसी राजा के अगेंस्ट में वो युद्ध करके उनसे राज्य पूरा छीन लेते थे. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का.
इन डेक्कन साउथ इंडिया के अंदर राष्ट्रकूटा वर in the mid 8th century, Dati Durga or Rashtrakutas chief overthrew his Chalukya's overlord. यानी दाती दुर्गा नाम का एक जो सामंत था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से, वो चालुक्य के अंडर कंट्रोल में था, यानी चालुक्यों का सामंत था। उसने दाती दुर्गा ने सेना और शक्ति का कलेक्शन किया, इकट्ठा किया और फिर चालुक्यों के अंडर कंट्रोल से उसने बगावत कर दी और चालुक्यों से युद्ध किया और फिर उसको चालुक्यों को हरा दिया युद्ध के अंदर। और फिर वो दाती दुर्गा राजा बन गया। देन व्हाट ही डन, he performed a rituals called Hiranyagarbha. It means he was not a Kshatriya by birth. वह यद्यपि जन्म से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ब्राह्मणों से रिचुअल्स कॉल्ड हिरण्यगर्भा यानी धार्मिक अनुष्ठान करवाया और वह अपने आप को क्षत्रिय कहलवाया, यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको कंप्लीट करके वह क्षत्रिय बन गया। इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ sacrificer एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। यद्यपि वह जन्म से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करवा करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित करवा दिया। इसी तरह से आगे इन अदर केसेस मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कादम्बा मयूरा शर्मन एंड गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मणास। ये गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र वे भी जन्म से ब्राह्मण थे, बट दे कलेक्ट पावर। उन्होंने शक्ति, सैन्य शक्ति को अपने अंडर कंट्रोल में किया और फिर सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। उन्होंने भी सेना और जो ताकत चाहिए वो कलेक्ट करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित करवा दिया और राजा बन गए, यद्यपि वे ब्राह्मण थे। अब हम आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। उस समय के अंदर 8th और 9th सेंचुरी के अंदर राज्य में प्रशासन किस तरह का होता था। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraj और त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। त्रिभुवन यानी उस समय राजा ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करके दूसरे राज्यों को अपने कंट्रोल में लेकर के अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे और त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे
इस तरह की उपाधि धारण करते थे। दूसरे छोटे छोटे राजाओं को हरा करके उनको अपने राज्य में मिला करके वो दूसरी ऐसी उपाधियां धारण करते थे। जैसा कि गुप्ता पीरियड के अंदर भी हम देखते हैं, समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, अब राज्य को चलाने के लिए, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो राजा है उनके पास रिसोर्स क्या होते थे? रिसोर्स ऑफ इनकम। उनके अंडर कंट्रोल में जो सामंताज होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे जनता से, और रिसोर्स उनके पास होते थे पेसेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। जो कुछ ये जैसे किसान हैं और पशुपालक होते थे, कलाकार होते थे, उनके पास से जो कुछ वो नया प्रोड्यूस करते थे, पैदा करते थे, उसका 1/5 पार्ट या 1/4 पार्ट वो टैक्स के रूप में उनको चुकाना पड़ता था, राजा के पास भेजना पड़ता था। राजा इस टैक्स से अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाता था। Sometimes these were claimed as a rent due to a lord who asserted that he owned the land। Revenue was also collected from traders। और जो व्यापारी होते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। ये जो टैक्सेस थे वो राज्य के अंदर जैसे टेम्पल्स बनाते थे राजा, उसके बाद में फोर्ट किले बनाते थे, उसके अंदर ये टैक्सेस से जो इनकम होती थी उसको नए निर्माण के अंदर लगाते थे। दे वर आल्सो यूज्ड टू फाइट वार्स, और दूसरे युद्ध को लड़ने के लिए भी यह पैसा काम आता था। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary। अब ये टैक्स कलेक्शन का वर्क कौन करता था? तो जो ऐसे भी लोग होते थे जो राजा के रिश्तेदार होते थे या फैमिली मेंबर्स होते थे, जैसे अंकल है या दूसरा कोई निकट का रिश्तेदार होता था, वो टैक्स कलेक्शन का वर्क करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज, इट मीन्स द पोइट और राइटर, they wrote in praise of their lord, or we can say they wrote in praise of their king। जो राइटर्स लोग होते थे वो अपने राजा की प्रशंसा के अंदर, यदि कोई राजा किसी दूसरे छोटे राज्य को जीत करके अपने राज्य के अंदर मिलाता था तो राजा, तो ये जो कवि लोग होते थे या लेखक लोग होते थे वो उस राजा की प्रशंसा के अंदर बढ़ा चढ़ा करके युद्ध का वर्णन, और हमारा राजा इतना शक्तिशाली, पावरफुल, इंटेलिजेंट, इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में लिखते थे।
ये राइटर्स ब्राह्मण लोग होते थे जो राजा के बारे में लिखने का वर्क करते थे। फिर ब्राह्मणों को राजा ग्रांट्स के अंदर जमीन देता था। राजा उस एवज के अंदर जो ब्राह्मण लोग उनके लिए वर्क करते थे, उसके लिए राजा उनको लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड करवाता था, यानी ज़मीन उनको दान में देता था। और उसको भी कॉपर प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड करके जो राज्य की मोहर है वो लगा करके उस ब्राह्मण को देता था कि भाई यहाँ की ज़मीन, इतनी ज़मीन 5 बीघा या 10 बीघा जो भी राजा देना चाहे वो ज़मीन उस ब्राह्मण के नाम से अलॉट करता था और उसको ताम्रपत्र पर कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिख करके साइन करके देता था। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। हम आगे देखते हैं कि ये कश्मीर का जो राजा था उसके लिए हम उसका इतिहास, कल्हण कवि था जिसने हु रोट राजतरंगिणी, उसके कश्मीर के राजा के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. But what we see here, unlike writers of प्रशस्तिस, कल्हण ने क्या किया है कि दूसरे जो राइटर्स होते थे जो राजा की प्रशंसा के अंदर ही लिखते थे, राजा के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिखते थे, लेकिन कल्हण के लेख के अंदर उसने जो कुछ लिखा उसके अंदर हमें क्रिटिकल नोट्स भी राजा के अपोजिशन में कि राजा ने ये गलत काम किया, ऐसा भी उसके बारे में हम पुस्तक के बारे में राजतरंगिणी के अंदर हम जान सकते हैं कि उसने राजा के अगेंस्ट में भी उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी आलोचना भी उसने की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वारफेयर फॉर वेल्थ। इन अर्लियर टाइम्स किंग्स फॉट वार टू गेन वेल्थ। धन के लिए युद्ध लड़ते थे राजा। और इन एशियन टाइम्स के अंदर हम देखते हैं कि राजा, जैसा कि उस ज़माने के अंदर ये जो टेम्पल्स होते थे वो धन का खजाना कहलाते थे, क्योंकि लोग ये जो उनके पास में गोल्ड वगैरह, सिल्वर या उस ज़माने के अंदर जो सिक्के चलते थे वो गॉड या गॉडेस को खुश करने के लिए ऑफ़र करते थे, जैसा आज भी हम करते हैं। तो लेकिन उस ज़माने के अंदर ये जो हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर, टेम्पल्स बहुत ही रीच कंडीशन में होते थे। तो एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करते समय वो मंदिर को टारगेट बनाते थे जिससे कि उनको बहुत सारा धन मिल जाए। इधर हम देखते हैं कि उस ज़माने के अंदर कन्नौज है इन द गंगा वैली
For centuries, rulers belonging to the Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta and Pallav, or we can say Pala dynasties fought for control over Kannauj. ये 3 पार्टीज जिसको हिस्ट्री के अंदर ट्री पार्टी स्ट्रगल बोलते हैं, 3 डायनेस्टीज के बीच में कन्नौज को लेकर के युद्ध चलते रहते थे। लंबे समय तक युद्ध चला, क्योंकि उस ज़माने के अंदर कन्नौज जो कावेरी नदी जहाँ बहती है बहुत ही फर्टाइल लैंड था, उपजाऊ ज़मीन। उस जगह को प्राप्त करने के लिए, कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पल्लव डायनेस्टी के बीच में युद्ध हुआ करते थे, जिसको ट्री पार्टी स्ट्रगल बोलते हैं इतिहास के अंदर। समटाइम्स व्हाट हैपेंड दैट किंग्स tried to demonstrate their power and resources by building large temples. उस ज़माने के अंदर राजा अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली बताने के लिए लार्ज टेम्पल्स का निर्माण करवाते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. जैसा कि मैंने बताया कि उस ज़माने के अंदर ये टेम्पल्स बहुत खजाने से भरा हुआ समझा जाते थे। उनके ऊपर एक राजा दूसरे राजा के राज्य के अंदर टेम्पल के ऊपर अटैक करता था। इनमें से हम देख सकते हैं कि 997 टू 1030 के बीच में अफ़गानिस्तान का रूलर महमूद गजनी अटैक्ड मेनी टाइम्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट to capture these treasure। इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए महमूद गजनी ने, जो कि अफ़गानिस्तान का शासक था, उसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर अनेकों बार आक्रमण किए और मंदिरों को लूटा, जिनमें से सोमनाथ, गुजरात के अंदर जो टेम्पल है उसका वर्णन हम यहाँ देखते हैं कि उसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए कई बार अटैक किया था। आगे हम देखते हैं कि मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे was used to create a splendid capital city at गजनी। उसने गजनी को चमकदार बनाने के लिए गजनी को बहुत अच्छा सिटी बनाने में, यहाँ के जो सोमनाथ टेम्पल पर वो अटैक करता था, वहाँ से सोना चांदी हाथियों के ऊपर लाद करके वो गजनी ले गया और गजनी को बहुत सुंदर सिटी उसने बनाया। सुंदर सिटी बनाने में इस धन संपत्ति का उसने उपयोग किया। इधर आगे देखते हैं कि अल-बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, दिस अरबिक वर्क नोन एज किताब अल हिंद। यहाँ हम देखते हैं कि अल-बरूनी, जिसने किताब अल हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसको उसने यहाँ इंडियन
जो लेखक थे उनसे भी हेल्प ली उस किताब को लिखने के लिए। दूसरा राजा हम देखते हैं आगे कि अदर किंग्स हु engaged in warfare include the Chahmanas, later known as the Chauhan, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। चौहामना और चौहान डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर पृथ्वीराज तृतीय, जिसने दिल्ली और अजमेर के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया था, वहाँ का वह राजा था। इन 1191 अफ़गानिस्तान का रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी ने अटैक किया दिल्ली के ऊपर 1191 के अंदर। बट इस युद्ध के अंदर सुल्तान मोहम्मद गोरी हार गया और पृथ्वीराज जीत गया। लेकिन पृथ्वीराज ने उसको यहाँ से जाने दिया। फिर उसने अपना पावर और बढ़ा करके 1192 के अंदर दोबारा पृथ्वीराज के ऊपर अटैक किया और इस तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। चोल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में विजयालया चोल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। विजयालया चोल ने चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये चोल डायनेस्टी वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ, और वी कैन से चोल डायनेस्टी का जो राजा था वो पल्लवों का सबऑर्डिनेट था, उनका सामंत था, पल्लवों का सामंत था। विजयालय चोल जो पल्लवों का सामंत था, उसने सेना और अपनी शक्ति को बढ़ाया और फिर पल्लवों से वह लड़ा और पल्लवों पर को हरा करके खुद ने चोल डायनेस्टी की स्थापना की। द सक्सेसर ऑफ विजयालया conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power। फिर विजयालया ने जो नेबरिंग रीजन थी, पड़ोस में दूसरे राज्य थे, उनको युद्ध में हरा करके अपनी ताकत को और बढ़ाई। द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। पांड्या और पल्लवा जो जहाँ पर जिस भूभाग के ऊपर वो लोग शासन करते थे, उनको भी युद्ध में हरा करके अपने साम्राज्य का एक पार्ट बनाया। चोल डायनेस्टी का राजा, आगे हम देखते हैं कि राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। चोल डायनेस्टी का जो सबसे ताकतवर राजा था वो राजा फर्स्ट था। He became king in 985 and expanded control over the most of these area. He also
reorganized the administration of the empire. Rajaraja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia. राजेंद्र फर्स्ट ने दूसरे रीजन को भी अपने अंडर कंट्रोल में किया, वहाँ अटैक करके अपने साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार किया, जैसे श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के मोस्ट ऑफ पार्ट पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। आगे पॉइंट देखते हम। स्प्लेंडिड temples and bronze sculpture. The big temples of Thanjavur and Gangaikonda, Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra. ये जो थंजावुर का टेम्पल है, भव्य मंदिर है, और गंगईकोंडा चोलापुरम, जिसको राजराजा और उसके बेटे राजेंद्र ने बनवाया था, भव्य मंदिर है और उसकी कलाकृति भी देखते ही बनती है, इतना सुंदर मंदिर है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूशिप ऑफ सेटलमेंट्स which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of these land went to maintain all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. ये जो टेम्पल्स के नाम से उस ज़माने के अंदर राजा ज़मीन अलॉट करते थे, उस ज़मीन से जो उपज मिलती थी, प्रोडक्शन मिलता था, उससे प्रिस्ट यानी जो पुजारी लोग होते थे, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स और म्यूजिशियंस, डांसर्स, उनके लिए एज उनका पेमेंट उस ज़मीन से होता था। जो मंदिर की पूजा करते थे और जो माला बनाने का काम करते थे, मंदिर के अंदर जो भोजन पकाने का काम करते थे और मंदिर की साफ़ सफाई और वहाँ पर म्यूज़िक और जो डांसर्स होते थे, मंदिर के अंदर नाच गान भी होता था भगवान को खुश करने के लिए। तो उन सब का खर्चा कहाँ से चलता था? ये जो मंदिर के नाम से जो ज़मीन अलॉट की जाती थी, उससे ही इन लोगों का भरण पोषण होता था। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। मंदिर सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना के लिए ही नहीं होते थे, वरन वहाँ पर दूसरे सोशल और कल्चरल प्रोग्राम भी मंदिर के अंदर होते थे। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. ये जो ब्रॉन्ज इमेज गॉडेस की जो दिखाई दे रही है, वो बहुत ही शानदार है, सुंदर है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर। उस ज़माने के अंदर एग्रीकल्चर और इरिगेशन वर्क कैसे होता था। Many of the achievements of the Chola
were made possible. न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी वहाँ पर कृषि के अंदर भी नए तौर तरीक़ों से अनाज को पैदा करना उन्होंने सीख लिया था। वहाँ पर कैनाल्स भी बनाए गए थे इरिगेशन वर्क के लिए। वहाँ कुएँ खुदवाते थे उस ज़माने के अंदर, और टैंक्स भी जो रेन वाटर होता था उसको एक बड़े टंका के अंदर कलेक्ट करते थे और उसका यूज़ इरिगेशन वर्क के लिए करते थे। डैम्स भी बनवाते थे जिससे कि वो उनको फसल लेने के अंदर बहुत ही फ़ायदा होता था। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. कृषि के अंदर चोला डायनेस्टी के समय लोग बहुत अच्छा अनाज पैदा करते थे। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. सिंचाई के लिए बहुत सारे अलग अलग तौर तरीक़ों का उपयोग किया जाता था और पैदावार ली जाती थी। इन सम एरियाज़ वेल्स वर डग, इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स, जैसा कि मैंने अभी बताया बड़े बड़े टंकों का निर्माण किया जाता था जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था और फिर उसको प्लानिंग से इरिगेशन वर्क के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? सेटलमेंट्स ऑफ पेसेंट्स नॉन एज उर, किसानों की बस्ती को जिनको उर बोला जाता था, बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रीड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, बहुत सारे गांवों से बने पार्ट को फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, जैसे 10 या 5 गांवों को मिला करके उसको नाडू बोला जाता था। जैसे हमारे इस समय के अंदर जैसे तहसील है तो तहसील के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, वैसे ही उस ज़माने के अंदर तहसील की जगह नाडू बोला जाता था और नाडू के अंडर में बहुत सारे ये उर होते थे। The village council and the Nadu had several administrative functions. विलेज काउंसिल के अंदर और नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासनिक कार्य होते थे, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, जहाँ से जस्टिस यानी कहीं कोई झगड़ा हो जाता था तो उसका निपटारा करने के लिए भी कोर्ट की तरह कुछ पर्सन्स डेपुट किए हुए रहते थे और टैक्स लेने के लिए भी, टैक्स का कलेक्शन करने के लिए भी व्यक्ति वहाँ पर डेपुट रहते थे। हम आगे देखते हैं कि चोला रूलर्स के समय जो किसानों की ज़मीन होती थी उसको वेलन वेगई बोला जाता था, लैंड ऑफ नन ब्राह्मणा पेसेंट्स प्रॉपर्टीज। पेसेंट्स प्रॉपर्टीज इट मीन्स ये
किसानों की जो ज़मीन होती थी उसको वेलन वैगई बोला जाता था। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मदेया, जो ज़मीन ब्राह्मणों को गिफ्ट के अंदर दी जाती थी, जैसे टेम्पल्स की पूजा हवन इत्यादि करवाने के लिए जो ज़मीन ब्राह्मणों को अलॉट की जाती थी उसको ब्रह्मदेवा देया बोला जाता था। शालाबोगा इट मीन्स जो स्टेट के अंदर या विलेज के अंदर या सिटी लेवल पर जो स्कूल्स वगैरह चलते थे तो राजा वहाँ पर भी कुछ ज़मीन को शालाबोगा के रूप में स्कूल के अंदर जो टीचर्स वर्क करते थे उनको मेंटेनेंस के लिए, उनको पेमेंट देने के लिए कुछ ज़मीन अलॉट करके रखी जाती थी। देवदाना इट मीन्स लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। पाली चचंदम इट मीन्स लैंड डोनेटेड टू जन इंस्टीट्यूशंस। इस तरह से ज़मीन को अलग अलग डिवाइड करके उसका विभाजन किया हुआ रहता था। वी हैव सीन दैट ब्राह्मणाज ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेया। इस तरह से हम देखते हैं कि ज़मीन के अलग अलग भाग कर दिए जाते थे, जो अलग अलग वर्क को करने वालों को उसका पार्ट दिया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि एशियन टाइम के अंदर 7th to 12th सेंचुरी के दरमियान वी रीड अबाउट मैनी किंग्स हु बिलोंग टू डिफरेंट डायनेस्टीज़। और इस तरह से हम हमारा लेसन ये फिनिश करते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए भेज रहा हूँ, जिसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेवें